नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, एक्सेल कोचिंग के YouTube चैनल एवं ऐप पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे संख्या एवं संख्या पद्धति, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है। उसका हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था, जिसमें हमने देखा था कि अगर हम इंटरनेशनल नंबर लिखें तो कैसे लिखेंगे, इंडियन नंबर लिखें तो कैसे लिखेंगे। मतलब नंबर का मतलब संख्याएँ, ठीक है ना। इंडियन नंबर कैसे लिखेंगे, रोमन नंबर कैसे लिखेंगे, वो तीनों चीज़ें मैंने आपको कल बता दी। उसके बाद भी थोड़ा रह गया। देखिए, अभी हम क्या है, इसका बेसिक पढ़ रहे हैं, फिर हम इसके क्वेश्चन करने लग जाएंगे इस चैप्टर के। तो अभी मैं आपके सामने ये सब क्लियर करने जा रहा हूँ, जो इधर लिखा हुआ है आपके सामने। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखते हैं एक बार ठीक से। देखो, हम पढ़ेंगे पूर्ववर्ती संख्याएं। मेरा तो विचार कल ही पढ़ाने का था, लेकिन पूर्ववर्ती संख्याएं कल अगर पढ़ाते तो कल की क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाती। फिर उत्तरवर्ती संख्याएं पढ़ेंगे, प्राकृत संख्याएं पढ़ेंगे, पूर्ण संख्याएं पढ़ेंगे, सम संख्याएं पढ़ेंगे, विषम संख्याएं पढ़ेंगे, अभाज्य पढ़ेंगे, भाज्य संख्याएं पढ़ेंगे, जातीय मान और स्थानीय मान पढ़ेंगे। इतना सारा आज हम पढ़ने वाले हैं, तो सभी को कंटिन्यू इस पूरा वीडियो को देखना है, कहीं भी एस्केप नहीं करना, जल्दबाजी करनी नहीं है। प्यार से बड़े आराम से सीखिए, और सीखने के बाद फिर देखो क्वेश्चन कितने जल्दी जल्दी कर पाओगे आप लोग। तो बिल्कुल बड़ी तसल्ली से देखेंगे, और मेरी गारंटी है आपको ज़रूर समझ में आएगा। मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक प्रश्न आपके सामने देने वाला हूं, जो मैंने कल शाम को एक शॉर्ट वीडियो में मैंने आपके लिए क्वेश्चन डाला था, जिससे ये पता चलता है कि आप कितना सीख रहे हैं। वो आपके लिए ही नहीं, आप भी कर सकते हैं उसे, और वो बड़े एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी वो क्वेश्चन आ जाते हैं, और एंट्रेंस क्या पुलिस तक के में आ जाते हैं। आप और भी कई सारे एग्ज़ाम होते हैं, उनमें ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे मैं शाम की शॉर्ट्स वीडियो में डालता हूँ। उसका भी सॉल्यूशन सबसे पहले करने वाले हैं। तो देखिए, मैंने एक सवाल दिया था यहाँ पे, 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं में कितनी बार 0 आता है। मतलब 0 कितनी बार रिपीट होता है 1 से 100 तक की संख्याओं में, संख्याओं में 0 कितनी बार आता है, 0 कितनी बार आता है। अब देखिए, बड़ा ही सरल सवाल है, और ऐसा ही नवोदय के में तो पिछली बार अभी पूछा गया है, 23 के पेपर के 24 के पेपर के अंतर्गत पूछा गया था कि 1 से 100 तक की संख्याओं में 9 कितनी बार आता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 0 कितनी बार आता है। आपको ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ लिखा जाता है। आपने सोचा सर 10 पे, उसके बाद 20, उसके बाद 30, उसके बाद 40, उसके बाद 50, उसके बाद 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90, ठीक है ना, और 100 पे आ गए 2 0, ठीक है। इसके अलावा कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 0 के साथ बनती हो। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और ये 2 हैं एक साथ, तो टोटल कितनी बार आता है, 11 बार आता है। और आप देखो कमेंट में बहुत लोगों ने तो डर के कमेंट किया ही नहीं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं है अपने आंसर में, और कुछ लोगों ने कमेंट भी किया तो कुछ के गलत हैं और कुछ लोगों के सही भी। चलेगा, नेक्स्ट एक और सवाल आएगा, आप भी वहाँ पर आंसर दे सकते हैं। अभी मैं इरेज करके पूर्ववर्ती संख्याओं की बात करता हूँ। चलिए, टैब नंबर 1 करने वाले हम। किस प्रकार का सवाल आएगा, पूर्ववर्ती संख्याएं। पूर्ववर्ती का मतलब देखो, पूर्व से, पूर्व का मतलब होता है पहले, पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले होता है, ठीक है। तो आपके सामने कोई संख्या आई, जैसे आया 648, ठीक है। 648 से पहली संख्या क्या होगी सर, 648 से पहली संख्या एक पहले होगी 647, ठीक है। आपको दिक्कत आती है तो आप क्या कर सकते हैं, एक माइनस कर सकते हैं, और क्योंकि एक पहले जाना है तो एक माइनस कर देंगे। यहाँ से 8 में से एक गया तो 7 बचे, 4 ऐसे के ऐसे ही आ गया, 6 ऐसे के ऐसे ही आ गया। तो देखिए 647 हुआ कि नहीं, यहाँ भी 647 लिखा मैंने। अब आपके सामने ये तो आपने कर लिया, लेकिन वो कहे उत्तरवर्ती। देखो, यहाँ हम लिखेंगे पूर्ववर्ती लिखने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पे उत्तरवर्ती संख्या, ठीक है दोस्तों। यहाँ आप उत्तरवर्ती संख्या लिखोगे। उत्तरवर्ती का मतलब होता है उससे अगली, ठीक है ना, उससे नेक्स्ट, ठीक है ना। तो उत्तरवर्ती का मतलब क्या माने हम, अगली संख्या, इंग्लिश में अगर किसी ने पढ़ी होंगी तो मैं आपको बता दूं, इससे आपको ध्यान आ जाएगा। इससे बोलेंगे हम प्रीडिसर, और इससे बोलते हैं हम क्या, सक्सेसर बोलते हैं, ठीक है ना।
तो ध्यान रहेगा आपको, बहुत ज़्यादा आपको इंग्लिश में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी सलाह तो यही है कि हिंदी मीडियम में ज़्यादा बच्चे सक्सेस होंगे। क्योंकि मैं एक बात बता दूं, ज़्यादातर ग्रामीण बच्चों को और ज़्यादातर एक मध्यम परिवार वाले बच्चों को ही ज़रूरत होती है कि उनको नवोदय विद्यालय मिल जाए, जिससे फीस का झंझट खत्म हो जाए। और नवोदय जाने के बाद निश्चित रहता है कि एक बच्चा ज़रूर ऐसी लाइन में रहेगा कि उससे एक सरकारी नौकरी मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान कीजिए यहाँ पे। चलिए हम उत्तरवर्ती की बात करें तो 1 प्लस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिखूँ तो क्या हो जाएगा, 649 हो जाएगा। अगर आपको जोड़ना है तो देखिए 648 प्लस 1 कर दो तो ये 9 हो गया, 4 ऐसे के ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया। हुआ कि नहीं? चलिए नेक्स्ट सवाल और बताने वाला हूँ आपको। नेक्स्ट सवाल क्या होगा आपके सामने, जैसे आपके सामने थोड़ी सी बड़ी संख्या आ गई कि उसने एक संख्या दी हमें कि अगर ये 1000 है, 1000, तो इसका प्रेडिसर क्या होगा और इसका सक्सेसर क्या होगा। इसमें 1 प्लस करेंगे तो आप क्या करेंगे, 1001, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, ये 999 आ जाएगा। सर आपको कैसे पता चला? अरे आप छोटे बच्चे हैं, कोई बात नहीं, आपको आता है। वैसे तो आप बहुत एक्सपर्ट है मुझे पता है, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं कमी है तो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में आप प्लस माइनस करो और धीरे धीरे जिस दिन आप पेपर देने जाएंगे ना, उस दिन आप भी इस तरीके से देखते ही रख दिया करेंगे। तो चलिए मैं पूर्ववर्ती पता करूँ तो -1 कर दिया। -1 करके देखो यहाँ से मैं लेकर के आया, यहाँ तो ये घटाने को कुछ था नहीं, तो ये पड़ोस में गया, ये इसके पड़ोस में गया, इसके पड़ोस में कैरी लेने गया, तो इसने इस 0 ने इससे कैरी ली तो ये 10 हो गया। फिर इसको दे दी तो खुद 9 रह गया, ये 10 हो गया। फिर इसको दे दी तो ये 9 रह गया, ये दोनों 9 रह गए और ये क्या हो गया, इधर 10 हो गया। तो 10 में से 1 गया तो क्या बचे, 9। अब 9 में से कुछ घटाना नहीं है तो ये 9 आया, इस 9 में से कुछ घटाना नहीं, ये 9 आया, और ये 1 तो कैरी में चला ही गया था, ये तो खुद शून्य हो गया। तो अब आपको यहाँ पे कितनी ये संख्या प्राप्त होगी। अगर हमें प्लस करना पड़ता तब कैसे करते, देखिए मैं इसे प्लस कर दूँ, यहाँ से 1 का क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 00 ऐसे के ऐसे ही आ जाएंगे बीच में, और ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। वही तो मैंने यहाँ लिखा है, देखिए बिल्कुल सही है कि नहीं। चलिए एक और सवाल करते हैं, थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि मैं आपको बता दूं, आपको अगर थोड़ी बहुत किसी संख्या में अगर परेशानी आ सकती है तो इन्हीं में कहीं ना कहीं आ जाए तो आ जाए, नहीं तो आएगी नहीं। जैसे आपके सामने लिखा गया 21, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। ये 1 लाख लिखा गया, 21, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख लिख दिया गया। अब 1 लाख लिखने के बाद में आपने देखा यहाँ पर कि मुझे उसने अगली संख्या और पिछली संख्या पूछी है। मैं अगर 1 माइनस कर दूं तो देखिए क्या नियम बनता जाता है, पहले भी हमने किया था। तो देखो 1 माइनस करने पे क्या हो जाएगा, ये कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 के बजाय 5 अंकों की एक संख्या बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपने पढ़ा है 2 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे बड़ी, 2 अंकों की सबसे छोटी, 4 अंकों की सबसे छोटी, तो ये आपकी दूसरी तीसरी क्लास में आई थी। वो संख्या आपके धीरे धीरे समझ आएगी। देखो इधर से लेते आएंगे तो सब 9 होते चले आएंगे, ये 10 हो जाएगा, तो ये 9, फिर ये 9, फिर ये भी 9, फिर ये भी 9 और ये 9। तो देखो कितने 9 हो गए, 5 तो 9 हो गए, और यहाँ पर टोटल संख्या कितनी थी, 6। तो आपका आंसर हो गया यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 99,999 आपने आंसर दे दिया। नहीं सर, अब अगर हमें जोड़ना पड़े तो चलिए जोड़िए। तो देखो यहाँ तो ये 1 हो गया, संख्या अब क्या रहेंगी, अब संख्याओं में अंतर नहीं आएगा, 6 तो 6 ही रह जाएंगे, लेकिन लास्ट आपका जो फर्स्ट है वहाँ पर 1 बन जाएगा। ये 0, ये 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये 1। इस तरीके से आप लिख देंगे यहाँ पे 1 लाख और आपने लिख दिया 1 बढ़ाया, तो 1 लाख में 1 बढ़ाया तो 1 लाख 1। अगर 1 लाख में 1 कम किया तो 99,999। आपको स्टार्टिंग में ज़रूरत पड़े तो सब्ट्रैक्ट करके कर लेना, अन्यथा आप डायरेक्ट भी धीरे धीरे करने लग जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट मैं करने वाला हूँ पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती, तो हमने एक साथ ख़त्म कर दी। और मैंने आपको कह रखा है कि आपको ऐसे नहीं बैठना, पेन कॉपी लेके बैठना है और अभी से तैयारी करनी है। कुछ दिन बाद फॉर्म आएंगे, महीने भर आएंगे, 15 दिन बाद आएंगे, आपको ये हेडेक नहीं लेनी। बहुत से लोग यूट्यूब पे आप लोगों को पागल बनाने लग रहे हैं। कोई कह रहा है फॉर्म आ गए, कोई कह रहा है कि पेपर लगेगा ही नहीं, कोई कुछ कह रहा है।
कोई टेंशन नहीं है, आप अपनी तैयारी में जुट जाओ। आपका काम है तैयारी करना, उन लोगों का काम है पेपर लेना। वे कब फॉर्म निकालेंगे आपको पता चल जाएगा, मैं बता दूंगा। आप चैनल सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करो और अपने मित्रों को शेयर कर दिया करो जिससे वे भी पढ़ सकें। चलिए प्राकृत संख्याओं की हम बात करते हैं। अब प्राकृत से मतलब देखो, एक छोटी सी बात आप ध्यान करो, प्राकृत से मतलब होता है प्रकृति के द्वारा जो हमें मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत पहले से जो चला आ रहा है उसी की हम जिक्र करेंगे, क्योंकि देखो जीरो का क्या हुआ था, आविष्कार हुआ था, जीरो बाद में आया था। बाद बाकी कौन सी संख्याएं थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऐसे करके इन्फिनिटी तक ये सारी संख्याएं जाती हैं। तो ये सब कैसी संख्याएं सर, प्राकृत संख्याएं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये मैंने जीरो लिख दिया तो ये मत सोचना कि मैंने प्राकृत लिख दिया, जीरो इसमें शामिल नहीं है। विशेष ध्यान देने की बात है कि जीरो प्राकृत संख्या में शामिल नहीं है। अब आप कहोगे सर 10 शामिल है क्या, 20 शामिल है क्या, इस पर भी मैं आपको बात बता दूं, पहले भी गिनतियां आगे हुआ करती थी, संख्याएं तो पहले भी आगे होती थी जब जीरो नहीं है। क्योंकि मैंने कल रोमन में आपको लिख के बताया था, रोमन में जीरो नहीं था, फिर भी आप देख रहे थे कि वहाँ भी हम 10 लिखते, वहाँ भी हम 20 लिखते हैं। तो संख्याएं तो सब थी, लेकिन केवल क्या नहीं था, जीरो नहीं था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, प्राकृत संख्याओं में जीरो शामिल नहीं है, बाद बाकी सारी संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण क्या होती है, पूर्ण का मतलब सभी। अरे प्राकृत संख्याओं के साथ में अगर जीरो जोड़ दी जाए, ठीक है ना, ये संख्याएं अब क्या हो गई सर, अब हो गई सर क्या, अब ये आपके सामने पूर्ण संख्या, होल नंबर, सभी नंबर है ना, और वो आपके नेचुरल नंबर। ये प्राकृत संख्याओं को क्या कहेंगे हम, नेचुरल नंबर कहेंगे, और इनको क्या कहेंगे हम, होल नंबर कहेंगे, ठीक है ना। चलिए ये इतना सा ही है, आपको सिर्फ जीरो को ध्यान रखना है और आपके समझ में सारा कुछ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब देखिए आपके सामने मेहनत कर रहे हैं और आपके अगर समझ में आ रहा है तो ईमानदारी से लाइक ज़रूर किया करो और कम से कम एक दोस्त की हेल्प करो, किसी न किसी एक दोस्त को ज़रूरत। हम कहेंगे अब सम संख्याओं के बारे में। आपको एक बात बता दें, ये सम होता क्या है। सम को अगर इंग्लिश में कहें तो ये कैसा हो जाता है सर, सम होता है इवन, और ये विषम होता है कैसा, ऑड नंबर। जब मैं शुरुआत करता हूँ, आप एक बात ध्यान रखना, आपको सब समझ आ जाएगा। जब मैं शुरुआत करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने केवल 10 तक लिखे। इनमें हम सम और विषम संख्याएं पता करने वाले हैं, ऑड नंबर और इवन नंबर पता करने वाले हैं। एक बात ध्यान रखना, आप यहाँ देख रहे हो, इसकी जब भी शुरुआत होती है किससे होती है, ऑड नंबर से शुरुआत होती है। किससे होती है, ऑड नंबर से। विषम संख्या से शुरुआत होती है, विषम से शुरुआत होती। और ये इवन नंबर है, ये कैसी संख्या है, ये सम संख्या है। अब आपको एक बात बता दूं, कहीं तक भी संख्याएं लिख लेना, ये सब संख्याएं ऑड और इवन ही होती हैं। आपके पहले एक ऑड आएगी, फिर इवन आएगी, फिर एक ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन। इस तरीके से संख्याएं लिखती चली जाती हैं, ठीक है। एक आपकी कैसी है, ऑड, फिर आई इवन, फिर आई ऑड, फिर आई इवन, फिर आई ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, ठीक है। अगर क्रमागत संख्याएं हैं तो ध्यान रखना शुरुआत किससे होगी, ऑड से शुरुआत होगी। और अगर दोनों बराबर बराबर माननी है आपको तो कहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी, इवन पे ख़त्म होंगी। वैसे संख्याएं कभी ख़त्म नहीं होती, आगे हम लिखते ही चले जाते जितनी हमें ज़रूरत हो उतने तक। हो सकता है कि ऑड से शुरुआत करके जैसे वो 9 पे ख़त्म कर देता, ठीक है, ऑड से शुरुआत की 10 पे ख़त्म किया तो संख्याएं बराबर निकलेंगी। देखिए अगर विषम से शुरू किया, ठीक है ना, विषम से शुरू किया और सम पर कर दिया क्या, ख़त्म, तब तो संख्याएं क्या होंगी, बराबर। तब तो संख्याएं क्या निकलेंगी, बराबर निकलेंगी, बराबर ऑड होंगी, बराबर इवन नंबर होंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ क्या है कि आपको क्रमागत तो शायद हो सकता है ना पूछे, वो कोई डायरेक्ट बीच में से एक नंबर रख दे। आप कैसे पता करोगे कि कौन सा ऑड है कौन सा इवन है। अब यहाँ तो आप बता पा रहे हैं सर अगर ऑड से शुरुआत हो रही है, अगर क्या होगी ऑड से शुरुआत, एक नंबर से शुरुआत हुई है,
पहला अगर ऑड तो दूसरा इवन, तीसरा ऑड, चौथा इवन, आप ऐसे बता रहे हैं, लेकिन वहाँ पर एक बड़ी सी संख्या उसने लिख दी। तो आपको एक बात बताऊँ, मैंने कल आपके सामने एक जिक्र किया था। क्या जिक्र किया था? कि जितनी भी संख्याएं हैं दुनिया के अंदर, वे सभी संख्याएं हम किन अंकों से लिख देते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10 अंक हैं। इसको दशामिक गणना प्रणाली कहा था मैंने। इनके द्वारा सारी संख्याएं लिख देते हैं। तो सिर्फ आप इन्हीं के ऑड इवन पता कर लो, ठीक है ना। ये आपकी कैसी है? इवन। ये आपकी कैसी है? ऑड। ये कैसी है? इवन। ये कैसी है? ऑड है। ये इवन है। ये कैसी है? ऑड है। ये इवन है। ये कैसी है? ऑड है। ये इवन और ये कैसी? ऑड है। आप चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं तो आपको एक बात ना, अगर आपने तसल्ली से सुन लिया तो डायरेक्ट दिमाग में लिख चुका है, मुझे पता है आपके में, ठीक है। ऑड इवन, आप देखिए यहाँ इन संख्याओं में कितने अंक हैं? 1 10 करके देखना, सिर्फ 1 है। 1 1 1 1 मतलब इकाई 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 इकाई। तो ये आप सिर्फ इकाई पे ध्यान देंगे। कितनी भी बड़ी संख्या लिख रही हो, अगर उस संख्या का इकाई अंक, तो मैं आपके सामने यहाँ लिख दूं, किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि सम है तो वह संख्या सम होगी, और यदि इकाई अंक विषम है तो वह संख्या विषम होगी। ठीक है, बात समझ आ गई? ये आप बिल्कुल नोट कर लो, क्योंकि आपने इससे पहले एक परिभाषा लिखी थी, आपको क्लास में लिखाई गई थी कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो तो वो संख्या कैसी है? वो संख्या सम है। और यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 3 5 7 9 हो तो वो संख्या विषम है, ऐसे लिखाया गया था। लेकिन मैंने दोनों को मिला के एक ही परिभाषा लिखी और आपको समझ में आनी चाहिए। किसी संख्या का इकाई अंक मतलब पहला वाला अंक यदि सम है तो वह संख्या सम है, और उसका इकाई अंक अगर विषम है तो वो संख्या विषम है। बात वही है, मैंने घुमा के कही है। आपने लिखा 5 3 6 8 2, और दूसरी संख्या यहाँ पे लिखी हुई है बगल में 9 5 7 8 1। तो देखिए ये वाली कैसी है? आपकी सम है, और ये कैसी है? विषम है। क्यों? आपने देखा इसका इकाई अंक क्या है? सम है, तो ये पूरी संख्या सम हो गई। इसका इकाई अंक क्या है? विषम है, तो ये पूरी संख्या क्या हो गई? विषम हो गई। आपको यहाँ पे पता है। चलिए और कर दें एक, यहाँ पे 8 5 0 7 0। तो देखिए इकाई अंक क्या हो गया? 0, और 0 किस में काउंट कर रहे हैं? इवन में, सम में। तो कैसी है ये? सम है। फिर विषम की बात करें तो कैसी है? होगी विषम होगी। अगर हम एक नंबर लिख दें 5 3 8 9 4 7, और ये कैसी हो गई? विषम। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रहा होगा आपकी। और समझ नहीं आए ना तो मुझे कमेंट करके, नीचे कमेंट बॉक्स है वहाँ पर कमेंट करके बताना कि कहाँ से समझ में नहीं आया और क्या बदलाव किया जाए, क्या और बताया जाए जिसके आपके समझ में आ जाए। ठीक है, ये सारी बातें आपके समझ में मेरे ख्याल से आ गई होंगी। ठीक है ना, ये सारी बातें समझ आ गई। अब हम करेंगे भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, फिर हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर के आपके तो फिर आपको कोई दिक्कत रहेगी नहीं।
एक एक क्वेश्चन आप मेरे साथ कर लेंगे, फिर आप दोबारा रिपीट कर देना, खुद अपने आप कर लेना, सारा कुछ हो जाएगा। चल अब देखो हम इतना सारा पढ़ चुके यहाँ तक का, आप सम विषम संख्याएं भी छांट देंगे, मुझे उम्मीद है आपसे पक्की। अब हम बात करेंगे भाज्य की और अभाज्य की, ठीक है। अब भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। आपको एक बात बता दूं, वे संख्याएं जिनमें किसी का भाग पूरा पूरा चला जाए, मतलब रिमाइंडर ना बचे, वह संख्या जिसमें एक को छोड़कर, एक भले लिखो या मत लिखो, एक का तो क्या भाग देना, एक का तो पढ़ा भी नहीं सिखाया किसी ने आज तक, फिर भी लिख दूं, एक को छोड़कर वह संख्या जिसमें एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग चला जाए उससे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ भाज्य संख्या कहते हैं। अब हो सकता है इसमें कोई कमी निकाले, किसी को परिभाषा याद हो तो। देखिए वह संख्या जिसमें एक को छोड़कर किसी अन्य का, अब किसी अन्य का मतलब ये भी ध्यान रखना, एक को छोड़कर और स्वयं को छोड़कर, खुद को। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर कोई संख्या है, मान के चले 5, और आपने कहा सर 5 में एक का जा रहा है, ठीक है, लेकिन आपने कहा कि एक को तो छोड़ दो, अब 5 में खुद 5 का जा रहा है। अरे अपने आप का क्या भाग जाना यार, अपने आप का तो जाएगा ही जाएगा, इन बातों में क्या करोगे, और एक का जाएगा ही जाएगा। तो ये बात खैर पढ़ने की याद करने की है नहीं, फिर भी एक बात समझ लो, वह संख्या जिसमें एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए वह संख्या भाज्य कही जाती है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। एक और स्वयं को छोड़कर लिख दूं अगर आपको ज़रूरत पड़े तो, और स्वयं को छोड़कर, स्वयं को छोड़कर मतलब एक को छोड़ के और खुद संख्या को छोड़ के किसी और का भाग चला है तो वो भाज्य, अन्यथा भाज्य नहीं है। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे एक संख्या लिखता हूँ और मैं जानता नहीं क्या है, मैंने लिखा यहाँ पे 8 5 3 2 1। अब मुझे नहीं पता कि ये भाज्य है कि अभाज्य। अब हम तो क्या करेंगे, हम तो देखेंगे सर कैसे पता चले कि इसमें किसी का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। अब इसके लिए मैं आपको भाजकता के नियम भी सिखाऊंगा जिससे आप शॉर्ट में कुछ कर सकें, ठीक है। लेकिन आपको अभी क्या मिल रहा है, यहाँ पर लास्ट में 1 मिल रहा है, ठीक है ना, लास्ट में 1 मिल रहा है, तो आप कंफ्यूज हो गए कि सर पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर इवन नंबर है तो गारंटी से कह सकते हो आप। आपको एक चीज़ बता दूं, अगर इतनी ही बड़ी संख्या होती, जैसे 8 5 3 2 और ये 4 होता लास्ट में, सिर्फ क्या हो गया, कितना अंतर है देखो, ये कैसी है ऑड, ठीक है, ये कैसी है विषम, ये कैसी है विषम, और ये कैसी है सम। इसमें कंफर्म है कि ये कैसी होगी, भाज्य होगी, और इसको कंफर्म नहीं कह सकते कि भाज्य होगी कि अभाज्य होगी। तो ध्यान रखना, सभी सम संख्याएं कैसी होती हैं, भाज्य होती हैं। केवल 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 आपको किसका ध्यान रखना है, 2 का। 2 एक सम अभाज्य संख्या है। 2 कैसी है, एक सम अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। 2 एक सम अभाज्य संख्या, 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या। और 2 के बारे में भी एक लाइन और है, वो भी लिखो। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 कैसी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। एकमात्र, अकेली,
सम कोई संख्या अभाज्य तो सिर्फ 2 है, उसके बाद कोई भी संख्या ऐसी नहीं है सम जो अभाज्य हो। बाद बाकी आपको अभाज्य संख्या किन में मिलेंगी, विषम संख्याओं में आपको मिलेंगी। अब सर जब 2 सबसे छोटी अभाज्य, तो एक बात बताना, एक के बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं, एक के बारे में तो कोई जिक्र नहीं। एक सबसे पहली बात तो ये विषम है, और सबसे दूसरी बात क्या, ये अभाज्य भी नहीं है, ध्यान रखना। न तो इसे भाज्य कहेंगे न इसे अभाज्य कहेंगे, एक को रूढ़ संख्या मानते हैं, उसे भाज्य अभाज्य की श्रेणी में नहीं रखते। तो ध्यान रखना, आप परेशान मत हो जाना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप लिख दें। आप इन दोनों को लिख दो, मैं ऊपर वाली संख्या को आपको बताता हूँ कि उसे हम कैसे देखें। चलिए हम क्या है, अब ऐसे ही करके देखते हैं, कोई भाग हो जाए तो 3 का ही करके देख लेते हैं। 3 की भाजकता का नियम भी है, मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो 3 2 जा 6, बचे कितने 2, 5 हो गया, और 3 8 जा 24, फिर बचा 1, फिर यहाँ पे लाए 3, तो 3 12 जा कितना हो गया दोस्तों, तो 3 12 जा 3 4 जा 12, बचा 1, फिर 12 में दिया, और 3 को फिर यहाँ से डिवाइड किया हमने, 3 से डिवाइड किया इसको, तो फिर 4 टाइम गया, और नीचे फिर 1 बच गया, इसमें 1 बच गया, ठीक है ना। अब 3 से तो डिवाइड नहीं है, तो इसका मतलब कह नहीं सकते अभी भी। अब आप 3 के बजाय इसको आप देखोगे 5 से देखोगे, तो 5 के लिए तो भाजकता का नियम है, वो भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बड़े सरल नियम है। फिर आप 7 से देखोगे, फिर आप 9 से देखोगे, हो सकता है कि किसी संख्या से भाज्य हो जाए, हो सकता है किसी संख्या से भाज्य ना हो, क्योंकि 9 से बड़ी भी संख्याएं होती हैं, उनसे भी भाज्य हो सकता है, ठीक है। तो अभी इसका निर्णय निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए, हमने देखा कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, तो आपने देखा यहाँ पर कि 2 के बारे में तो लिख ही लिया, 2 सबसे छोटी भाज्य, ठीक है ना, सबसे छोटी अभाज्य, और 2 ही कैसी है, एकमात्र सम अभाज्य, एकमात्र सम अभाज्य। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है कि ये कैसी संख्या हो गई सर, अभाज्य संख्या हो गई सर अकेली 2। बाद बाकी सभी सम संख्याएं, यहाँ लिख देना, सभी सम संख्याएं भाज्य होती हैं, ठीक है। बाकी सभी सम संख्याएं कैसी होती हैं, भाज्य होती हैं। चलिए फिर हम आगे और बढ़ते हैं, अभाज्य के बारे में बात करें। अभाज्य कौन सी होंगी, ये परिभाषा मैंने भाज्य की लिख दी, ठीक है। अब अभाज्य कौन सी होंगी, वह संख्या जो किसी भी संख्या से, वह संख्या जो किसी भी संख्या से पूर्णतः भाज्य न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों। मतलब वो संख्या जो पूर्णतः किसी से भाज्य हो ही नहीं, रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा, किसी का भी भाग ना उसमें रिमाइंडर बच ही जाता है। जैसे आप एक बात देखो, मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ, यहाँ पर देखो 1 तो कोई अभाज्य भाज्य है ही नहीं, 2 साफ लिखा हुआ है कि यह सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, 3 देखो, 3 में मैं किसी और से अगर भाग दूँ, ठीक है, तो 3 में या तो 3 का भाग जा रहा है या किसका जा रहा है, 1 का भाग जा रहा है, और किसी का भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। वह संख्या जो किसी भी संख्या से पूर्णतः भाज्य ना हो, मतलब अपने और स्वयं से भाज्य हो, 1 से और स्वयं से भाज्य हो, उसका मतलब क्या है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे 5 पे चलें, आपने 5 का देखा तो 5 में किसका भाग जा पाएगा, केवल 1 का या 5 का जाएगा, ऐसे ही 7 है। फिर उसके बाद हमने देखी एक संख्या है 9, ये संख्या तो विषम है लेकिन इसमें क्या होता है, 3 का भाग चला गया, तो इसका मतलब ये कैसी हो गई, ये भाज्य हो गई सर, ये कैसी हो गई, भाज्य हो गई।
फिर उसके बाद हमने 10 देखी, ये तो भाज्य है ही क्योंकि ये सम है, ठीक है ना। फिर उसके बाद 11 देखी, 11 में खुद का और एक का जाता है, इस वजह से ये भी भाज्य नहीं है। फिर 12, फिर ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब आपको मैं विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं पता करने का एक नियम बता रहा हूँ, फटाफट से उसको आप याद कर लेना। इन सबको लिखने के बाद में बड़ा ही सरल नियम है, आपको 100 तक की अभाज्य संख्याएं चुटकियों में पता चल जाएंगी 10 सेकंड में। अगली 10 सेकंड में आपको 6 की टेबल आती है। देखो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यहाँ तक तो किसी को 11 तक भी किसी को प्रॉब्लम नहीं है कि सर कौन सी भाज्य कौन सी अभाज्य, इसके बारे में तो कुछ है ही नहीं। एक तो ये अभाज्य है, ठीक है ना। हाँ, अगर इंग्लिश में और बता दूं आपको, भाज्य को तो हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर, और अभाज्य को कहेंगे क्या, इवन नंबर। ध्यान रखना, ठीक है। ये मैं टिक करता जा रहा हूँ अभाज्य पर। देखो एक ये अभाज्य, एक ये अभाज्य है, एक ये अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये अभाज्य नहीं है और ये अभाज्य है। अब आपको क्या कर देना, सबको 6 की टेबल आती है। तो देखो 6 1 जा 6, ठीक है। अब 6 के इधर उधर देखो, यहाँ 5 है, इधर 7 है, मतलब दोनों कैसी निकल गई, ये दोनों अभाज्य निकल। 12 तो इधर 11 और इधर 13, दोनों अभाज्य। फिर 18 तो यहाँ देखो, यहाँ 7 और यहाँ पर 19, दोनों अभाज्य हो गए। फिर 14 तो यहाँ देखिए, इधर तो क्या हो गया 23 और यहाँ क्या हो गया 25, तो ये तो भाज्य है, लेकिन ध्यान रखना। और ये कैसी है, अभाज्य। अब कहोगे सर ट्रिक फेल होगी। ट्रिक फेल ऐसे है कि ट्रिक 90% काम कर देगी, 100% तो आपको अपने दिमाग से ही करना पड़ेगा। मैं डिविजिबिलिटी रूल जब आपको सिखा दूंगा तो ये पूरा आप चुटकियों में पता कर लिया करोगे। तो देखो ये 30 के पास इधर 31 और इधर क्या है 29, तो दोनों ही अभाज्य हो गई। फिर उसके बाद ऐसे ही 36 पे आ जाओ, तो यहाँ तो देखो 35 है, तो लास्ट में 5 है, तो ये तो भाज्य होगी। और यहाँ पर गए आप 37, तो ये कैसी है, अभाज्य। ऐसे ही आए आप 42 पे, तो यहाँ 43 और यहाँ पे 41, दोनों ही कैसी हैं, अभाज्य हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आए आप यहाँ पे 48 के बाद यहाँ पे 49, ये तो कैसी है, पूर्ण वर्ग संख्या है, ये तो भाज्य। लेकिन यहाँ है 47, ये कैसी है, अभाज्य। चलिए 100 तक आराम से आप पता कर लेंगे और पूरा करके मुझे बताना कि आपको किस संख्या में डाउट आ रहा है। और आप कहें तो इनको मैं पूरा करवा दूं, चलिए पूरा करवा देते हैं। उसके बाद 54, फिर 60, फिर आपका 66, फिर 72, फिर उसके बाद में 78, फिर 78 के बाद 84, 84 के बाद में आपका 90 और 90 के बाद आपका 96। देखिए 54 से पहले 53 आएगा जो कैसी है, एक अभाज्य है। लेकिन इसके बाद 55 आएगा जो एक भाज्य है। इससे पहले आपका 59 आएगा और इसके बाद आपका 61 आएगा, ठीक है। ये दोनों ही अभाज्य हैं। यहाँ पे आया आपका 65, ये कैसी है, भाज्य। यहाँ आया आपका 67 जो कैसी है, अभाज्य, ठीक है। यहाँ आएगा आपका कितना 71 और यहाँ पर आएगा आपका कितना 73, ठीक है। और यहाँ पर आएगा आपका यहाँ आप देखिए, यहाँ आएगा आपका 77 और यहाँ आएगा आपका कितना 79, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका कितना 83, 21 63, 21 63। यहाँ आएंगे, ये आएगा आपका 85, तो ये आपकी भाज्य। यहाँ आ जाएंगे, ये 89 है और ये कितना है 91, ठीक है ना। तो आपको 37 51 और 27 30 या 90 31 93 होंगे, सॉरी ये 91। यहाँ पे आ जाएगा आपका 95 जो कि कैसी है, भाज्य। और यहाँ आ जाएगा आपका कितना 97 जो कैसी है, अभाज्य।
ठीक है। ये आपकी संख्या सब कैसी हैं जो मैंने गोले में लिख दी वे भाज्य हैं, बाद बाकी सब कैसी है अभाज्य। आप ऐसे पता कर सकते हैं। फिर भी आपको कहीं डाउट महसूस हो रहा है तो मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं संख्याओं का जातीय मान और स्थानीय मान। फटाफट से ये देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन भी करेंगे। इसके बीच में अभी एक वीडियो और आएगा आपके सामने जो हम बेसिक क्लियर करेंगे अभी, ठीक है। जातीय मान क्या होता है? जातीय मान और यहाँ पर क्या होगा फिर आपके सामने ये स्थानीय मान। जातीय मान क्या होगा? मतलब किसी की जात, उसकी एक तरीके से आपकी शकल से जो पहचान हो व्यक्ति की। जात कितनी छोटी चीज होती है, ठीक है ना। जात को कितनी छोटी चीज माना जाता है। अगर वो जात पे कोई आदमी अटक जाए तो मतलब जो शकल से दिख रहा है वही उसकी पहचान है। स्थानीय का मतलब जो व्यक्ति जिस स्थान पर बैठा है वहाँ उसकी पहचान होती है। आप घर में हो तो हो सकता है आप भाई बहन हो। एक व्यक्ति अगर कहीं पर, आपके पिताजी आपके लिए पिता हैं, लेकिन अगर वो कलेक्टर हैं तो उस ऑफिस में वो पूरे ज़िले के लिए कलेक्टर है, लेकिन आपके लिए कलेक्टर नहीं है। घर में आकर के वो व्यक्ति, उसका स्थान बदल गया, उसका मान बदल गया, दूसरी जगह बैठा है वहाँ वो मान उसका अलग है। चलिएगा ऐसे ही आप देखते हैं। यहाँ पे मैं एक संख्या लिखता हूँ 53289, ये मैंने लिखी एक संख्या। इसमें किसी ने पूछा कि सर 9 का स्थानीय मान क्या है? तो जब इकाई पे है तो 9 का स्थानीय मान भी कितना होगा? 9 होगा। और जातीय मान भी क्या हो जाएगा? 9। स्थानीय मान भी 9, जातीय मान भी 9। लेकिन अगर 8 की बात की तो 8 शकल से कैसा दिख रहा है? 8 ही दिखता है सर। तो जातीय मान तो क्या है इसका? 8 ही है। जातीय मान तो क्या है? 8 है। लेकिन स्थानीय मान की बात करें तो कौन से स्थान पे ये? 1 10। तो 10 के स्थान पे तो इसके साथ में 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 × 10 = कितना हो जाएगा यहाँ पे? 80। तो इसका जातीय मान क्या आया? 80। 8 का जातीय मान 80। 9 का क्या आया था? 9 आया था, क्योंकि ये 1 पे था। 1 का मल्टीप्लाई करो इसके साथ में, देखो 9 के साथ में जब हमने 1 का मल्टीप्लाई किया तो 9 × 1 = 9। अब सर 2 के बारे में कहीं तो 2 का जातीय मान तो यही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो 1 10 100, तो 2 कितने पे है? 100 पे बैठा है। तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का क्या हो गया सर? 200 हो गया। ठीक है, देखो 200 होगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा सर 200। ऐसे ही अब यहाँ 3 का जातीय मान, तो 3 का जातीय मान तो 3 है। लेकिन 1 10 100 1000 कितने पे बैठा है? ये 1000 पे बैठा है। तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 का जब 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करने पे कितना हो गया? ये 3000 हो गया। तो हमने 3 का लिख दिया क्या जातीय मान? 3000 लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे यहाँ पर? अब 5 के बारे में देखेंगे। 1 10 100 1000 10000। अब 5 कितने पे? 10000 पे। जातीय मान तो 5 का 5 है, क्योंकि शकल से जैसा दिख रहा है वही है। लेकिन स्थानीय मान में अंतर आएगा। मतलब आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 10000 के साथ। ठीक है, अब 10000 के साथ किया तो 1 2 3 4 जीरो, तो 5 के बगल में कितनी जीरो आ जाएंगी? 4 जीरो आ जाएंगी। आपने 5 बराबर यहाँ पे लिख दिया कितना? 50,000। अब देखिए, अब तुम कह रहे होंगे सर आप क्यों मल्टीप्लाई करा रहे हो? हमारी मैम ने, हमारे सर ने तो बहुत सरल बताया था। मैं भी आपको सरल बताए दे रहा हूँ। हकीकत बात यह है, मैंने बताया आपको कि जातीय मान और स्थानीय मान आते कैसे हैं। आपको कैसे बताया होगा? देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ दोबारा से इस संख्या को 53,289। ये था 53,289 थी संख्या हमारी। यहाँ पर कहा गया तो आप क्या करते हो? अगर 3 का पूछा है तो हमने रखा 3 और इसके दाएं अंग देखेंगे कितनी संख्याएं रखी? 1 2 3 संख्या, तो हमने 3 संख्या चढ़ा दी, 3 जीरो चढ़ा दी। सर हो गया। लो 5 का पूछ रहे हो, 5 को रखा, इसके बगल में देखिए कितनी संख्या? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। लो सर हो गया। आप तो बहुत देर लगा रहे थे। 8 का देखना है, 8 के बगल में 1 जीरो है, चढ़ा दी सर। 2 का देखना है, 2 के बगल में 2 जीरो हैं, चढ़ा दी सर। लो हमने तो 10 सेकंड में निकाल दिया, आप इतनी देर कर रहे थे। आप भी ऐसे ही निकाल सकते हो। ये जीरो रखने का मतलब उसके स्थान का ही मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों को क्या है, वो मल्टीप्लाई पे तो पता नहीं चलता और स्थानीय मान वो जानते ही हैं। तो आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। अब देखिए मैं एक संख्या और ले रहा हूँ अभी आपके सामने, जिससे आपका पूरा ये क्लियर हो जाएगा।
फिर हम बाद में क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे 650389, ठीक है। यहाँ देखिए, अब आपसे पूछा किसी ने 9 का, तो 9 का स्थानीय मान आपने क्या रख दिया सर 9 रख दिया, यहाँ जातीय मान भी 9। 8 का पूछा तो आपने 8 के बगल में एक 0 लगा दिया, क्योंकि देखो ये 0 था यहाँ पे, और यहाँ पर 8 को 8 रख दिया। 3 के बगल में 2 संख्या हैं तो 2 0 लगा के रख दिया, और 3 को मैंने यहाँ पे अकेला रख दिया, क्योंकि जातीय मान तो वो ही होता है। यहाँ पर आए हम, लेकिन 3 के बाद 0 का नंबर आया, सर 0 के बगल में कितनी 3 0 और चढ़ा दूँ, 1 2 3 0, क्या बनेगा 0 ही तो बनेगा, और यहाँ पर भी 0 का। तो जातीय मान और स्थानीय मान किसके बराबर होते हैं, 0 के हमेशा बराबर रहेंगे, कहीं भी ले जाना 0 को, उसका जातीय मान और स्थानीय मान बराबर रहेगा। 5 को देखो 5 लगेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ 5 के बगल में 4 0 आ जाएंगी, कितनी 0 आ गई 4, क्योंकि 4 संख्या है उसके दाएं हाथ पे। यहाँ 6 को 6 कहेंगे, लेकिन 6 के बगल में यहाँ पे 5 0 आ जाएंगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से कहीं 6 लाख, कहीं 50,000, इस तरीके से आप स्थानीय मान और जातीय मान निकालेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको या ऐड वैड नहीं आए और आपको कंटिन्यू अगर पढ़ना है तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, हमारे एक्सेल कोचिंग का ऐप आपको मिल जाएगा। जो लोगो दिखाई दे रहा है इसके जैसा ऐप दिखाई देगा आपको गूगल प्ले स्टोर पे, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी पड़ा है, आप वहाँ जाकर भी डाउनलोड कर लो। आप कंटिन्यू पढ़ाई करो और नंबर गारंटी से आएगा, टेंशन मत लो। पूरे 100 में से 100 नंबर आएंगे, मैं कह रहा हूँ, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। जैसे देखो ये पसीना आ रहा है ना, आपको भी पढ़ाई में इसी तरीके से पसीना आएगा। मतलब कोई व्यक्ति 5th क्लास में ये निश्चित कर दे कि इसकी नौकरी लगनी ही लगनी है, तो ये आप जानते हो कि उसको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर पढ़ेंगे। ज़रूर आपको वीडियो देखनी है लगातार, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगा है, समझ में आया है तो लाइक भी करिए और दूसरे अपने मित्रों को शेयर भी करिए। अभी तक के लिए इतना ही, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।